तो कैसे हो मेरे प्यारे साथियों। आज आपके लिए बहुत ही ज्यादा खौफनाक स्टोरी लेकर के आया हूं। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में शादी ब्याह को लेकर कितना ज्यादा लोगों में उत्साह रहता है। हमारे यहाँ पर वेस्टर्न देशों के जैसा तो है नहीं कि शादी में केवल 4 लोग शामिल हो गए और शादी हो गई। अपने यहाँ पर तो पूरा खानदान, पूरा गांव इकट्ठा होता है और 7 से 8 दिन तक अच्छे से हर चीज का एंजॉय करते हैं। लेकिन आजकल आप देख रहे होंगे कि हर कोई अपनी शादी को कुछ अलग प्रकार से बनाना चाहता है। तो ऐसे ही एक कपल थे जो थे तो मध्य प्रदेश के, लेकिन राजस्थान में आकर के अपनी शादी को भव्य रूप देना चाहते थे और इसके लिए चुना उन्होंने एक पुराना महल। और वहां पर ही उनके साथ जो घटना हुई उससे उनके रोंगटे खड़े हो गए। तो उन्हीं कपल ने मेरे साथ अपनी इस यादगार शादी को शेयर किया है जो बहुत ही ज्यादा भयानक थी। तो जो भी साथी पहली बार आए हैं, और यार मैं आपसे कितनी बार कह रहा हूं कि अपनी इस हॉरर फैमिली को बड़ा नहीं करना है क्या यार। बड़ी फैमिली होगी तो ज्यादा लोग होंगे और उतना ही ज्यादा प्रेम बढ़ेगा। तो अभी तक जो लोग भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह सब्सक्राइब करें और इस फैमिली को और बड़ा करने की कोशिश करें। चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान का छोटा सा वीरान इलाका जहां पर आधे से ज्यादा पेड़ सूखे ही हैं। पथरीली जमीन पर काई जमी है। वह काई सूखी जमीन पर कैसे आई कोई नहीं जानता। उसी काई से ढकी पगडंडी के अंत में धुंध में खड़ा हुआ एक पुराना महल है, चंदसार महल। आसमान हमेशा वहां पर धूसर रहता है, जैसे सूरज ने उस जगह से मुंह मोड़ लिया हो। वहां कुछ गिने चुने हरे भरे पेड़ थे जिन पर कुछ ताबीज और चूड़ियां लटकी थीं। मुख्य दरवाजे तक जाने वाला रास्ता पत्थरों से बना है, लेकिन आधे पत्थर धंस चुके हैं। दरवाजे के पास एक टूटा हुआ झूमर पड़ा है और झंग लगे लोहे के गेट पर काले हाथों के निशान अब भी साफ दिखाई देते हैं। अरुण ने अपनी कार उस लोहे के गेट के सामने रोकी। अरुण और साक्षी दोनों कार से बाहर निकले। साक्षी ने उस महल को देखकर कहा, ओ माय गॉड, इट इज रियली ब्यूटीफुल। सच में अरुण, मैं ऐसे ही लोकेशन चाहती थी। तुम सोच भी नहीं सकते, हमारी डेस्टिनेशन वेडिंग सबसे बेस्ट होने वाली है। तभी पीछे से अरुण का दोस्त माधव निकल कर आता है और कहता है, वोट रबिश, तुम्हें यह शादी की जगह लगती है। देखने में कोई भूतिया महल लगता है। आसपास दूर दूर तक केवल जंगल और सूखा रास्ता है। यहां मेहमान को लाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। अरुण कहता है, बट हमारी मिसेज को तो ऐसे ही लोकेशन चाहिए थी। इतना कहकर अरुण साक्षी के कंधे पर हाथ रखकर उसे अपने करीब करता है और उसके माथे को चूमता है। साक्षी कहती है, वैसे भी डेस्टिनेशन वेडिंग ऐसी ही होती है और अभी तुम्हें जो भूतिया लग रहा है ना, देखना मैं इस महल को ऐसा कर दूंगी, ये किसी रानी के महल से कम नहीं लगेगा। माधव मजाक बनाते हुए कहता है, हाँ, यह किसी रानी के महल के जैसा लगेगा। तुम रानी और अरुण एक राजा और हम सब प्रजा। इतना सुनते ही तीनों हंसने लगते हैं। अरुण कहता है, अच्छा चलो अब ये सब छोड़ो, हम अंदर चलकर देखते हैं। मैंने मैनेजर को फोन कर दिया था, वह भी आता ही होगा। महल के अंदर का दरवाजा विशाल था, लकड़ी का बना, जिस पर पुराने जमाने के लोहे के कीलें जड़ी हुई हैं। दरवाजा जब हवा में हिला तो कर्क कर्क की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई अंदर से उसे धीरे धीरे खोल रहा हो। दरवाजे के ऊपर एक टूटी हुई पत्थर की तख्ती पर अब भी उकेरा हुआ है, चांदसर हवेली 1783। साक्षी उस तख्ती को पढ़कर कहती है, यह इतनी पुरानी है। माधव दीवारों को छूता है और कहता है, वो तो देखने से ही पता चल रहा है। वे लोग अंदर जाते हैं तो काफी बड़ा एक बरामदा था। बरामदे में घुसते ही अंधेरा था। रोशनदान से हल्की हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। दीवारों पर तेल के पुराने दिए लटके थे जिनमें अब भी काली कालिख जमा थी। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी, लेकिन उस पर कुछ नए पैरों के निशान थे, पता नहीं किसके। छत से आधा झूलता हुआ झूमर हर हवा के झोंके में धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे किसी आत्मा का पेंडुलम हो। दीवार पर बाहर की ओर निकले हुए कई ताक बने हुए थे जिनके कोनों में पुराने दर्पण रखे हैं। दर्पण धुंधले थे। साक्षी ने उस दर्पण में अपना चेहरा देखने की कोशिश की, लेकिन धुंध में उसे किसी और का ही चेहरा नजर आया। साक्षी घबरा गई, उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। तभी अरुण ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, रुक क्यों गई, आगे चलो। वे लोग एक एक करके महल के सभी कमरों में जाते हैं जहां पर उन्हें टूटा हुआ फर्नीचर नजर आता है। साक्षी हैरानी से कहती है, अरुण, यह महल कुछ ज्यादा ही पुराना नहीं है? मेरा मतलब, मुझे महल के पुराने होने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे यहां किसी ने मेंटेनेंस रखा ही नहीं। यह अजीब नहीं है? तभी अरुण ने कहा, मेंटेनेंस कौन ही रखता? शहर से इतना दूर यहां भला कौन आता होगा? ऐसे में यहां का मेंटेनेंस रखना काफी महंगा और उबाऊ भरा रहता होगा। मैनेजर ने बताया कि यहां 15 साल बाद कोई पार्टी शादी के लिए आई है और उससे पहले इस महल को खरीदने के लिए आई थी। माधव कहता है, फिर भी महल की हालत देखकर ऐसा लगता है जैसे यहां काफी पैसा लगेगा, तब जाकर यह शादी लायक बनेगा। तभी साक्षी कहती है, जो भी है, लेकिन शादी तो मैं यही करने वाली हूं। यह बहुत ज्यादा एंटीक और ओल्ड वाली फीलिंग दे रहा है। भले ही पुराना है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे यहां से कोई जुड़ाव है। वे लोग महल के पीछे वाले हिस्से में दो जाते हैं तो उन्हें महल से सटी एक झील दिखती है जो अभी भी साफ दिखाई दे रही थी। उस झील को देखकर साक्षी और भी ज्यादा खुश हो जाती है। वह सोचने लगती है कि उसकी वेडिंग एल्बम बहुत ही बढ़िया बनने वाली है।
कुछ ही देर में मैनेजर भी आ जाता है। वह महल के बारे में बताने लगता है। सभी को सब कुछ ठीक लगता है। साक्षी और अरुण अपनी डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए उस जगह को सिलेक्ट करते हैं और वापस अपने घर इंदौर आ जाते हैं। सब कुछ फाइनल हो गया था। उधर मैनेजर ने भी उस महल को वेडिंग हॉल बनाने की पूरी तैयारी कर ली थी। अंत में वह दिन भी आता है जब साक्षी और अरुण की शादी होनी थी। शादी से कुछ दिन पहले ही सभी लोग चांसर महल में पहुंच चुके थे। फंक्शन कम से कम 5 दोनों का था। ऐसे में कुछ मेहमान पहले ही दिन आ गए थे और कुछ मेहमान धीरे धीरे आ रहे थे। मेहमानों में खास थे साक्षी और अरुण के दोस्त माधव, आकृति और पंकज। जब वे लोग उस महल में पहुंचे तो महल का नक्शा देखकर हैरान रह गए, क्योंकि जब वे लोग पहली बार आए थे तब यह एक भूतिया महल लग रहा था, लेकिन आज इसका नक्शा बदल गया था। साक्षी को उस महल में कदम रखते ही ऐसा एहसास होता है जैसे वह कोई रानी है। वह बहुत खुश थी। अरुण भी साक्षी को देखकर काफी खुश था। उस दिन उन लोगों की हल्दी होनी थी। लड़का और लड़की दोनों पक्षों के घर वाले मौजूद थे। सभी लोगों ने दोपहर से ही हल्दी की रस्म शुरू कर दी थी। शाम तक सब कुछ सही था। रात होते होते पंकज, आकृति और माधव महल के पीछे झील के पास बैठे थे। वे लोग आपस में बातें कर रहे थे कि तभी उन्हें अरुण बुलाने आ जाता है। दरअसल अरुण को पंकज और माधव के साथ चुपके से बियर पीनी थी, इसीलिए वे लोग आकृति को वहां अकेला छोड़कर महल के ऊपर वाले कमरे में चले जाते हैं। अब आकृति अकेले झील के किनारे खड़ी थी। महल में चारों तरफ एलईडी लाइट जल रही थी, जिनकी रोशनी पानी पर पड़ रही थी और झील का पानी बेहद खूबसूरत लग रहा था। उस पानी को देखने के लिए आकृति झील के और करीब गई। आकृति को अपना अक्स दिखाई दे रहा था। वह बड़ी गौर से अपने आप को देख रही थी कि तभी उसे पानी में एक और औरत का अक्स दिखाई दिया। आकृति अभी भी पानी में देख रही थी। उसने देखा कि दुल्हन के लिबास में लंबा घूंघट की कोई औरत खड़ी है। आकृति ने तुरंत अपने बराबर में देखा, वहां कोई नहीं था। आकृति ने दोबारा पानी में देखा तो उसे फिर से वही अक्स नजर आया। आकृति एकदम घबरा गई। वह भागकर अंदर आई। वो यह बात साक्षी को बताना चाहती थी, लेकिन उसने देखा कि साक्षी सभी लोगों के साथ काफी खुश है और आपस में बातें कर रही है। आकृति ने साक्षी से कहने की कोशिश की कि उसे अकेले में कुछ बात करनी है, लेकिन साक्षी बेचारी अकेली नहीं रह पाई। हर समय उसके पास कोई ना कोई रहता ही था। खैर, आकृति चुपचाप कमरे में जाकर लेट गई। धीरे धीरे सभी लोग अपना काम निपटाकर सोने के लिए चले गए। वहीं दूसरी ओर साक्षी अपनी मां के साथ महल के कक्ष में सो रही थी। तभी साक्षी के कानों में शादी के मंत्रों के गूंजने की आवाज आई, जिससे उसकी आंख खुल गई। वह आवाज उसे महल के बरामदे से आ रही थी, जहां पर उनकी शादी का मंडप लगा था। साक्षी ने मन ही मन सोचा, ये आवाज तो पंडित जी की है, लेकिन वो तो आज नहीं आने वाले थे। साक्षी ने घड़ी में समय देखा तो 12:30 बज रहे थे। साक्षी ने सोचा, इतनी रात को पंडित जी यहाँ क्या कर रहे हैं और वह भी मंत्र पढ़ रहे हैं। साक्षी से रहा नहीं किया, इसीलिए वह बरामदे में गई। जब वह बरामदे में पहुंची तो बरामदे का हाल देखकर हैरान रह गई। कुछ देर पहले जो बरामदा लाइटों, दीपकों और फूल मालाओं से सज रहा था, वह बरामदा अब पुराना हो चुका था। ठीक वैसा ही जब उन लोगों ने पहली बार उस बरामदे को देखा था। साक्षी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वह बरामदे में हर जगह इधर उधर देखने लगी कि ये उसकी आंखों का धोखा तो नहीं है। वह बरामदे से बाहर मेन दरवाजे की तरफ गई तो वहां भी सब कुछ पुराना था। साक्षी ने मन ही मन कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता, ये सब कितना अजीब है। साक्षी भागते हुए वापस अपने कमरे की तरफ गई। कमरा बंद था। उसने अपनी मां को आवाज लगाई, मम्मी, मम्मी, दरवाजा खोलो, मम्मी। साक्षी की मां की आंख खुली और उसने देखा कि साक्षी उनके बराबर में नहीं है। साक्षी की आवाज बाहर से आ रही है, इसलिए साक्षी की मां भी घबरा गई। उन्होंने जल्दी से दरवाजा खोला। साक्षी अपनी मां को देखकर उनसे लिपट गई और घबराकर आंखें बंद कर ली। साक्षी की मां ने पूछा, बेटा क्या हुआ, घबरा क्यों रही है? साक्षी ने खुद को अपनी मां से अलग किया और अपनी आंखें खोली तो एक बार फिर हैरान रह गई। अब सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। सारी डेकोरेशन वैसे ही थी जैसे कि गई थी। साक्षी हैरानी से सब जगह देखने लगी। वह दोबारा बरामदे में गई और देखा सब कुछ सजा हुआ है, दीपक, फूल मालाएं, सब कुछ अच्छा है। साक्षी की मां उसके पीछे थी। वह बोली, साक्षी बेटा क्या हुआ, क्या देख रही हो? साक्षी खुद कंफ्यूज थी। उसे समझ नहीं आया कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन उसने बात को खत्म करते हुए कहा, कुछ नहीं मम्मी, बस थकान हो रही थी, चलो चलकर लेटते हैं। वहीं दूसरी ओर माधव, अरुण और पंकज एक रूम में थे और लगभग तीनों ही नींद में थे। तभी अरुण को दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। दरवाजे की आवाज लगातार आ रही थी, इसलिए उसने 1-2 बार उस आवाज को इग्नोर कर दिया, लेकिन जब उसने देखा कि आवाज लगातार आ रही है तो वह उठ गया। अरुण ने दरवाजा खोला तो देखा कि साक्षी दुल्हन के लिबास में दरवाजे से कुछ दूरी पर खड़ी है और उसका मुंह भी दूसरी तरफ है। अरुण ने साक्षी की शक्ल नहीं देखी थी, लेकिन कद काठी देखने से उसे ऐसा ही लगा जैसे यह साक्षी है। साक्षी को देखकर अरुण का जैसे सारा नशा उतर गया। उसने अपनी हाथ घड़ी में समय देखा तो 2 बजे बज रहे थे। अरुण ने चुपचाप दरवाजा बंद किया और बाहर आया। वह बोला, साक्षी तुम इतनी रात को, और वह भी इन कपड़ों में? साक्षी ने कोई जवाब नहीं दिया। अरुण ने नटखट अंदाज में कहा,
क्या बात है, आज ही शादी करने का इरादा है क्या? इस बात पर वो औरत हल्के से मुस्कुरा दी। चूड़ियों की खनखन और पायल की झंकार के साथ औरत एक एक कदम नीचे उतरती गई। अरुण भी उसके पीछे था। धीरे धीरे वो औरत अरुण को झील के किनारे ले गई। उसने अपना चेहरा घूंघट से ढक रखा था। झील के किनारे बैठने के लिए पत्थर की ही कुछ बेंच बनी थी। साक्षी तो खड़ी थी, लेकिन अरुण उस बेंच पर बैठ गया। महल का पूरा अक्स झील पर पड़ रहा था, जिस वजह से झील और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। अरुण ने कहा, साक्षी, सच में तुम्हारा यह डेस्टिनेशन वेडिंग का आइडिया बहुत ही अच्छा था। देखो कितना सुंदर लग रहा है। अभी तो केवल एक ही दिन हुआ है और हमें इतना मजा आया। सोचो शादी वाले दिन कितना मजा आएगा। जब सारे रिश्तेदार हमारी इस डेस्टिनेशन वेडिंग को देखेंगे तो इस जगह को देखते ही रह जाएंगे। वो औरत चुपचाप खड़ी थी। वह धीरे धीरे झील की ओर बढ़ने लगी। अरुण अपनी ही बकबक कर रहा था, क्योंकि वह थोड़ा नशे में भी था। लेकिन जैसे ही अरुण का ध्यान उस औरत पर गया कि वह झील की तरफ जा रही है, वह भी खड़ा हुआ और बोला, साक्षी, उधर कहां जा रही हो? लेकिन उस औरत ने अरुण की एक नहीं सुनी। अरुण उसके पीछे गया, लेकिन वह झील में कुछ कदम रख चुकी थी। अरुण ने साक्षी को आवाज लगाई, साक्षी, 3 रुको। साक्षी, वहां अंधेरा है, वहां मत जाओ। लेकिन उस औरत ने न तो कोई जवाब दिया और ना ही पीछे पलट कर देखा। देखते ही देखते वह पानी में धीरे धीरे अंदर की तरफ समाती चली गई। अरुण भी उसके पीछे जा रहा था, लेकिन उसने देखा कि पानी का लेवल ऊंचा होता जा रहा है। धीरे धीरे वो पानी ऊपर की तरफ उठ रहा है। यह देखकर अरुण एकदम घबरा गया। वह वापस पलटा और भागने लगा। अचानक झील का ऊपर उठा हुआ सारा पानी अरुण के ऊपर गिर गया और उस पानी ने अरुण को अपने अंदर खींचने की कोशिश की। लेकिन किस्मत से अरुण के हाथ में पेड़ की एक जड़ आ गई। उसने उस जड़ को पकड़े रखा और पानी के अंदर नहीं जा पाया। अरुण पानी के बहाव से जैसे ही जमीन पर गिरा था, वह चिल्लाकर गिरा था और गिरते ही वह बेहोश हो गया था। अरुण की आवाज महल में मौजूद सभी लोगों ने सुनी। चिल्लाने की आवाज से मैनेजर समेत सभी लोग उठ गए। माधव और पंकज की भी आंख खुली। उन्होंने देखा कि अरुण उनके पास नहीं है। वे घबराकर नीचे आए तो पाया सभी लोग बरामदे में इकट्ठा है, लेकिन वहां अरुण मौजूद नहीं है। सभी लोग अरुण को ढूंढने लगे। तब अरुण झील के किनारे एक पेड़ की जड़ पर बेहोश मिला। उसके सिर से खून निकल रहा था। सभी लोग घबरा गए। आनन फानन में उसे प्राथमिक उपचार दिया गया। रात का समय था। आसपास न कोई अस्पताल था, न कोई गांव या शहर कि किसी डॉक्टर की मदद ले सकते। फिलहाल घरेलू उपचार करके अरुण की हालत सुधर तो गई, लेकिन ऐसा लगा जैसे अरुण एक गहरे सदमे में है। जब उसने अपने सामने साक्षी को सामान्य नाइट सूट में पाया तो वह हैरान रह गया। वहां सभी लोग थे, इसीलिए वह साक्षी से कुछ पूछ नहीं पाया कि वह झील में क्या करने उतरी थी और अचानक उसने यह कपड़े कैसे बदल लिए। अरुण की देखभाल के लिए उसके पिताजी उसके पास ही सो जाते हैं। अगले दिन मेहंदी की रस्म थी। सब कुछ बहुत अच्छी तरह से हो रहा था। लोग खुशियों में इतना गुम हो गए थे कि पिछली रात घटी घटना किसी को भी याद नहीं थी। गीत गाए जा रहे थे, नाच गाना पूरे जोर शोर से था। धीरे धीरे मेहमान भी बढ़ रहे थे। साक्षी को शाम के समय मेहंदी लगाई जा रही थी। जिस समय मेहंदी लगाई जा रही थी वह लोगों के नाच गाने देखने में व्यस्त थी, और जैसे ही उसकी मेहंदी पूरी होती है वह अपनी मेहंदी को देखते ही चिल्ला उठती है, क्योंकि मेहंदी का रंग हरा नहीं बल्कि लाल था। साक्षी अलट पलट कर अपने हाथों को देखती है। उसे अपने हाथ पर खून ही खून नजर आता है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने खून से उसके हाथों को रंग दिया है। खून से ही मेहंदी के डिजाइन बनाए गए हों। वह तुरंत खड़ी हो जाती है और पागलों की तरह चीखने लगती है। उसकी इस हरकत से सभी लोग एकदम घबरा जाते हैं। नाच गाना रुक जाता है। सभी का ध्यान साक्षी पर था। आकृति ने तुरंत साक्षी को पकड़ा और पूछा, साक्षी, साक्षी, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? इतने में ही साक्षी की मां भी आई। उन्होंने भी पूछा, साक्षी बेटा, क्या हुआ? बताओ क्या हुआ? साक्षी बस अपने हाथों को देखकर चिल्लाई जा रही थी। सभी लोग साक्षी के हाथों को देख रहे थे और उन्हें साक्षी के हाथ बिल्कुल नॉर्मल लग रहे थे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि साक्षी को अचानक क्या हुआ। साक्षी इतना घबरा जाती है कि वह खड़े खड़े ही बेहोश हो जाती है। किसी को समझ नहीं आता कि यह क्या हुआ। कल अरुण बेहोश हो गया था और आज साक्षी के मुंह पर पानी छिड़का जाता है तो उसे एकदम होश भी आ जाता है। आकृति साक्षी से पूछती है, साक्षी, क्या हो गया था? तुम चिल्ला क्यों रही थी और अचानक बेहोश हो गई? साक्षी तुरंत उठती है और एक बार फिर अपने हाथों को देखती है तो पाती है कि उसके हाथ बिल्कुल नॉर्मल है। चीखने, चिल्लाने और गिरने की वजह से कहीं कहीं से उसकी मेहंदी बिगड़ गई थी, लेकिन साक्षी की सेहत के सामने किसी ने भी उस मेहंदी पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी। साक्षी ने देखा कि अब मेहंदी का रंग बिल्कुल सही है, लेकिन मेहंदी बिगड़ चुकी है। जब साक्षी अपने हाथों को गौर से देख रही थी तो सभी को लगा शायद मेहंदी बिगड़ चुकी है, इसलिए साक्षी अपने हाथों को देख रही है। साक्षी की मां ने कहा, बेटा, ये सब छोड़ो, ऐसा हो जाता है, रचने की बात होती है बस। मेहंदी रंग लानी चाहिए, डिजाइन का क्या है वह तुम फिर लगवा लेना। लेकिन तुम चिल्लाई क्यों थी? साक्षी हकलाते हुए कहती है, मम्मी, मेरे इन हाथों पर मेहंदी नहीं, खून था। यह सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। साक्षी की मां कहती है, क्या खून?
साक्षी हाँ में सिर हिलाती है और कहती है, हाँ मम्मी, खून, इसका रंग हरा नहीं, लाल था, गहरा लाल, और उसमें से स्मेल भी आ रही थी, लेकिन अब सब कुछ नॉर्मल है। ये सब क्या हो रहा है? आकृति कहती है, साक्षी, तू ये कैसी बातें कर रही है? तेरे हाथ में कोई भी खून नहीं था, बस तू चिल्लाए जा रही थी, बार बार अपना हाथ देख रही थी। हमने भी तेरा हाथ देखा, मेहंदी का रंग हरा ही था, लाल नहीं था। तुझे कोई गलतफहमी हुई होगी। साक्षी कहती है, नहीं, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई, मैं सच कह रही हूँ, मैंने देखा था और मैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाई, बस इसीलिए बेहोश हो गई। मम्मी, मुझे डर लग रहा है, ये शादी टूट तो नहीं जाएगी? तभी अरुण गुस्से में आगे आता है और कहता है, शट अप साक्षी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? भला हमारी शादी क्यों टूटेगी? ठीक है, अगर तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है, तुम्हें कोई दिक्कत हो गई, तो उसका शादी से क्या लेना देना? ये एक मेहंदी है और कुछ नहीं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमारी शादी जरूर होकर रहेगी। अरुण की बातें सुनकर साक्षी रोने लगती है। माहौल बहुत ही ज्यादा भावुक था। सभी लोग साक्षी को समझाते हैं। अरुण गुस्से में बाहर चला जाता है, लेकिन अब उसके मन में यह बात आ चुकी थी कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। जिस डेस्टिनेशन वेडिंग को वे सामान्य और अच्छा समझ रहे थे, वह इतनी भी अच्छी नहीं। अरुण समझ चुका था कि इस महल में ही कोई राज छिपा है, जो उनके साथ यह सब कुछ हो रहा है। साक्षी की तबीयत की वजह से प्रोग्राम वहीं रुक जाता है। सभी लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और अपने कामों में लगे रहते हैं। वहीं दूसरी ओर साक्षी अपने दोस्तों के साथ कमरे में बैठी थी। उसके दोस्त उसका मूड ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। अरुण चिंता में कमरे की खिड़की से बाहर झांक रहा था। धीरे धीरे सूरज डूब रहा था और झील में सूरज की परछाई नजर आ रही थी। अचानक उसे रात वाला किस्सा याद आने लगा कि उसने रात किसे देखा था। तभी उसके मन में प्रश्न आया कि वह साक्षी से पूछे कि क्या वह रात उससे मिलने आई थी। अरुण ने साक्षी से पूछा, साक्षी, एक बात बताओ, कल रात करीब 2 बजे तुम मुझसे मिलने आई थी? साक्षी ने हैरानी से अरुण की नजरों में देखा। अरुण ने कहा, बताओ साक्षी, क्या तुम आई थी? तुम और मैं पीछे झील की तरफ भी गए थे। साक्षी हैरानी से कहती है, क्या मैं और तुमसे मिलने? पागल हो क्या? मैं तो खुद डर गई थी, मुझे घबराहट हुई। मैं जब उठी तो मुझे ऐसा लगा जैसे यह महल पुराने महल जैसा है, ठीक वैसा ही जैसे उस दिन मैं और माधव तुम्हारे साथ यहाँ आए थे। मैं घबरा गई थी, इसीलिए मैं अपने कमरे में आ गई और उसके बाद मैं निकली ही नहीं, और तुम कहते हो कि मैं तुम्हारे साथ। अरुण के चेहरे का रंग फीका पड़ने लगता है। वह वापस खिड़की पर खड़ा होकर झील को देखने लगता है। तभी माधव अरुण के कंधे पर हाथ रखता है और पूछता है, अरुण, क्या हुआ? हमारी समझ कुछ नहीं आ रहा। तुम दोनों ये कैसी अजीब बातें कर रहे हो? अब आकृति भी कुछ कुछ बातें समझने लगी थी, क्योंकि उसने भी झील में किसी औरत का अक्स देखा था। तभी आकृति अरुण से पूछती है, अरुण, क्या तुमने दुल्हन के लिबास में किसी लड़की को देखा था? अरुण हैरानी से पीछे पलटकर आकृति को देखता है और कहता है, हाँ, मैंने देखा था। वह रात मुझसे मिलने आई थी। मुझे लगा कि वह साक्षी है। मैंने उसकी शक्ल तो नहीं देखी थी, लेकिन पीछे से देखने में बिल्कुल साक्षी के जैसे ही थी। मुझे लगा कि पूरा दिन हम मेहमानों के साथ रहे थे, हमें अकेले में कुछ बात करने का मौका नहीं मिला। शायद इसलिए ही साक्षी मुझसे मिलने आई होगी और साक्षी मुझे पीछे झील की तरफ लेकर गई। मैंने उससे काफी देर बातें भी की, लेकिन अचानक वह झील में उतरती गई। मुझे अजीब लगा कि आखिर वह झील में क्यों जा रही है। मैं उसे रोकने के लिए उसके पीछे गया, लेकिन मैंने देखा कि झील के पानी का स्तर ऊपर की तरफ बढ़ रहा था। मैं घबरा गया और जैसे ही मैं पीछे पलटा, वो सारा पानी मेरे ऊपर आ गिरा। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे बचा, लेकिन एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे वो पानी मुझे अपनी तरफ खींच लेगा और झील में धकेल देगा। यह सुनते ही साक्षी की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, अरुण, नहीं, मैं कल तुम्हारे पास नहीं गई थी, मैं तो खुद इतना डर गई थी। अरुण, यह सब क्या हो रहा है? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। साक्षी और अरुण की बात सुनकर उनके दोस्त हैरान थे। अरुण आकृति से पूछता है, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि कोई औरत दुल्हन की लिबास में? क्या तुमने भी? आकृति कहती है, हाँ, मैंने झील के पास पानी में एक परछाई देखी थी। मैंने भी उसका चेहरा नहीं देखा था, लेकिन कोई तो था। अरुण, मैं डराने के लिए नहीं कह रही, लेकिन मुझे लगता है कि डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए यह महल ठीक नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें इस लोकेशन में क्या अच्छा लगा। तभी माधव बोल पड़ा, हमारी साक्षी मैडम को एक राजकुमारी के जैसे शादी करनी थी और उन्हें एक महल चाहिए था। वैसे तो राजस्थान में और भी महल है, लेकिन वह बजट से बाहर थे। यह काफी पुराना और काफी अंदर था, इसीलिए यह सस्ता पड़ गया। लेकिन मुझे तो डर है कि सस्ती चीज कहीं भारी ना पड़ जाए। तभी पंकज ने कहा, अरे यार, यह सब बकवास बंद करो। खुशी के मौके को गम में क्यों बदल रहे हो? सब कुछ अच्छा होगा। अच्छा सोचो, और तू रात की बात को खत्म कर। रही बात यहाँ कुछ गड़बड़ और अजीब होने की, तो शादी तक सब लोग अलर्ट रहना। वो दिन और रात यूं ही गुजर जाता है। अगले दिन पंडित जी आने वाले थे और एक पूजा होने वाली थी। उस पूजा के बाद ही शुभ मुहूर्त की घड़ी शुरू होने वाली थी। सुबह के 10 बजे करीब पंडित किशन लाल उस महल में आते हैं। स्टेशन से उन्हें साक्षी के फूफा जी लेने के लिए गए थे। किशन लाल जी के साथ उनकी बेटी मेघा भी आई थी।
सभी लोग बेसब्री से पंडित जी का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वह महल में आते हैं सभी लोग उनके स्वागत में लग जाते हैं। उनके पीछे पीछे उनकी बेटी मेघा भी थी, जो देखने में काफी अलग और अजीब थी। उसकी भूरी आंखें थीं, लंबे और करली बाल थे, हाथों में अजीब सी बड़े मोतियों के कंगन, गले में कुछ अलग मालाएं, होठों पर गहरी लाल रंग की लिपस्टिक, जीन्स के साथ कुर्ती पहन रखी थी। देखने में काफी अट्रैक्टिव थी और बिल्कुल अलग। जैसे ही वह महल में प्रवेश करती है अचानक रुक जाती है, जबकि किशन लाल अंदर आ चुके थे। मेघा बरामदे में रुककर अपनी आंखें बंद करती है और अपनी उंगलियों पर कुछ पढ़ने लगती है। मेघा को आंखें बंद करते ही महल अपने असली रूप में दिखाई देने लगता है। एक खंडहर के जैसा, जगह जगह सीलन की बदबू और ठंडी हवा के झोंके उसे महसूस होते हैं। तभी किशन लाल आवाज लगाते हैं, मेघा बेटा अंदर आओ। अरुण और साक्षी के परिवार वाले मेघा को नहीं जानते थे। मेघा को देखते ही साक्षी की मां किशन लाल से पूछती है, पंडित जी ये कौन है, हमने पहचाना नहीं। किशन लाल कहते हैं, यह मेरी बेटी मेघा है, यह एक स्पिरिट रीडर है। दरअसल इसे भी यहाँ राजस्थान में एक जगह एक केस मिला था, एक परिवार का केस था, उसी सिलसिले में यहाँ आई थी। इसका वह काम तो पूरा हो गया। ये जाने वाली थी तो मैंने सोचा मेरे साथ ही चली जाएगी, शादी भी देख लेगी। साक्षी की मां ने कहा, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा किया आप इसे यहाँ ले आए। साक्षी की मां ने मेघा से कहा, आओ बेटा अंदर आओ, बैठो। वहीं दूसरी ओर अरुण के दोस्त पंकज और माधव ने जब मेघा को देखा तो उन्हें वो बहुत अट्रैक्टिव लगी। खास तौर पर माधव को वह लड़की पहली नजर में ही भाग गई। वह धीरे से पंकज से बोला, यार यह लड़की कितनी अच्छी लग रही है, इसी आंखें तो देख। पंकज धीरे से बोला, हाँ आंखें बिल्कुल बिल्ली मौसी जैसी है और बाल किसी शेर के जैसे, इससे बचकर रहना। माधव ने गुस्से से पंकज को देखा। पंकज ने अजीब सा मुंह बनाकर कहा, घूर के रहा है, सही कह रहा हूं, मैंने सुना है कुंजी आंखों वाली लड़की पर भरोसा नहीं करना चाहिए, धोखेबाज होती हैं। और जरा इसका हुलिया तो देख, ऐसा लग रहा है जैसे कोई जादूगरनी हो, हाथों में इतनी मालाएं, उंगलियों में अंगूठी, भला आज के जमाने में कौन पहनता है। तभी माधव कहता है, शायद तूने सुना नहीं, यह एक स्पिरिट रीडर है। पंकज कहता है, स्पिरिट रीडर मतलब? माधव कहता है, मतलब भूत प्रेतों से बात करने वाली। ये सुनते ही पंकज अपना बड़ा सा मुंह खोलता है और कहता है, क्या भूतों से? माधव कहता है, हाँ भूतों से, आत्माओं से, उन सबसे बात करने वाली लोगों को स्पिरिट रीडर कहते हैं और शायद उन्हीं से बचाव के लिए इसने यह सब कुछ पहन रखा है। पंकज हंसते हुए कहता है, तो फिर भैया इस लड़की को तू ही रख, मुझे आत्माओं के समाज में नहीं रहना। बात हंसी मजाक में टल जाती है। शाम को पूजा की तैयारी होती है। किशन लाल जी कहते हैं, यह पूजा हम शादी में आने वाले हर विघ्न को खत्म करने के लिए करेंगे। मैंने आपकी बेटी के कुंडली में देखा था कि उसकी कुंडली में कुछ दोष है, लेकिन इस पूजा के बाद सब कुछ सही हो जाएगा और भगवान ने चाहा तो पूरे रीति रिवाज के साथ विवाह भी संपन्न हो जाएगा। घर के लोग पूजा की तैयारी में लगे थे और मेघा उस महल में टहल टहल कर उस महल का ऑब्जर्वेशन कर रही थी। तभी उसे गलियारे में हाथ की बनाई हुई एक तस्वीर नजर आती है। वह तस्वीर एक लड़की की थी। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे यह तस्वीर काफी पुरानी है। मेघा जैसे ही उस तस्वीर को छूती है उसे करंट सा लगता है। वह तुरंत पीछे हटती है। अचानक वह तस्वीर दीवार से हिलने लगती है। मेघा उस तस्वीर के फ्रेम को देखती है जो कि चंदन की लकड़ी का बना हुआ था। मेघा उस फ्रेम को देखकर समझ जाती है कि यह तस्वीर सच में काफी साल पुरानी है। तभी उसे महल के बाहर एक तख्ती पर इसी महल का सन याद आता है। मेघा अपने गले से रुद्राक्ष की एक माला निकालती है और उस तस्वीर पर डालती है। अचानक तस्वीर नीचे गिरकर चकनाचूर हो जाती है। रह जाता है तो उसके पीछे का कागज। मेघा उस कागज को उठा लेती है और बाहर आती है। वह साक्षी या अरुण के घर वालों से पूछना चाहती थी कि आखिर यह किसकी तस्वीर है, लेकिन वह देखती है कि अरुण और मेघा दोनों ही तैयार होने के लिए ऊपर गए हैं। साथ ही उनके माँ बाप भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन मेघा की नजर माधव पर पड़ती है। वह उसके करीब जाती है और पूछती है, सुनो तुम अरुण के दोस्त हो ना? माधव कहता है, हाँ। मेघा कहती है, और यह महल भी अरुण ने ही बुक करवाया है? माधव कहता है, जी जी। क्या हुआ, कोई परेशानी है? मेघा तस्वीर को दिखाते हुए पूछती है, ये तस्वीर किसकी है? ये बात पास में ही खड़ा मैनेजर चंदन सुन लेता है। वह तुरंत आता है और तस्वीर को देखता है। मैनेजर चंदन बोलता है, अरे मैडम ये तस्वीर आपके पास, ये तस्वीर कुछ नहीं है, लाइए मुझे दीजिए। चंदन के होंठ कंपकपा रहे थे। मेघा समझ जाती है कि चंदन कुछ तो छुपा रहा है। मेघा चंदन से तस्वीर छीन लेती है और कहती है, मुझे यह जानना है कि यह तस्वीर किसकी है। यह तस्वीर आज की तो नहीं है, कई साल पुरानी है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यह तस्वीर किसकी है? चंदन नजरें चुराते हुए कहता है, अरे मैडम होगी किसी की, आपको इससे क्या करना है? आप शादी में आई हैं, शादी एंजॉय कीजिए। मेघा चंदन की आंखों में घूरते हुए कहती हैं, मैं भले ही शादी में आई हूं, लेकिन मेरा काम सिर्फ दावत खाकर जाना नहीं है। मैं उन लोगों की मदद भी करती हूं जो अदृश्य ताकतों से जूझ रहे हैं। मुझे जानना है कि ये किसकी तस्वीर है।
तभी चंदन को साक्षी के पिता आवाज लगा देते हैं और वह उस बात को टाल देता है। मेघा समझ चुकी थी कि इस तस्वीर में कोई तो राज छिपा है। माधव मेघा से पूछता है, मेघा जी, क्या हुआ? आप इस तस्वीर के बारे में इतना चिंतित क्यों है? कोई परेशानी है क्या? मेघा माधव की बात का कोई जवाब नहीं देती, बल्कि चुपचाप महल के बाहर चली जाती है। मेघा उस तस्वीर को महल के बाहर लेकर जाती है तो देखती है कि तस्वीर अपने आप गीली होती जा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई उस तस्वीर को पानी में डुबो रहा है। यह देखकर मेघा हैरान रह जाती है। वह जल्दी से वापस महल में आती है और अपने पिता की थैली से थोड़े चावल और हल्दी लेकर वापस बाहर जाती है। वह उस तस्वीर के चारों कोनों पर हल्दी और अक्षत लगा देती है तो देखती है कि अब तस्वीर बिल्कुल सामान्य है। मेघा घबराकर वापस महल में आती है और अपने पिता के कानों में धीरे से कहती है, पिताजी, यहाँ कुछ गड़बड़ है। हमें पूजा शुरू करने से पहले कुछ अन्य काम करने होंगे। यहाँ किसी आत्मा का वास है और वह आत्मा इनकी शादी में अड़चन जरूर डालेगी। ये सुनकर पंडित जी भी हैरान रह जाते हैं। फिर मेघा उस तस्वीर पूजा से पहले अचानक एक अलग प्रक्रिया को देखकर साक्षी के पिता सचिन कहते हैं, बेटा, ये सब क्यों? इसके बारे में पंडित जी ने पहले तो नहीं बताया था। मेघा कहती है, क्योंकि पिताजी को भी पहले कुछ नहीं पता था। देखिए, मैं आप लोगों की भलाई के लिए ये सब कर रही हूँ। मैं आपको सारी बातें बाद में बताऊंगी। अभी आप वो करिए जो मैं कह रही हूँ। मैनेजर के साथ साक्षी के पिता भी जाते हैं और मेघा का बताया हुआ सामान ले आते हैं, जिनमें 108 दीपक और काले रंग की मोमबत्ती थी। रास्ते में मैनेजर चंदन सचिन से कहता है, साहब, यह कौन लड़की है? मुझे तो पागल लग रही है। काले रंग की मोमबत्ती, वह भी ऐसे शुभ काम में कौन मंगाता है? इसे तो आपने बेवजह बुलाया। जबकि सचिन जी के दिमाग में तो पहले ही इतनी सारी चिंता थी और अब मेघा की बात ने उन्हें और चिंता में डाल दिया था। लेकिन मेघा किशन लाल की बेटी थी, इसलिए सचिन जी उस पर किसी भी प्रकार का कोई गलत शक नहीं कर सकते थे। वह चंदन की बातों पर ध्यान नहीं देते हैं और मेघा का बताया हुआ सामान ले आते हैं। मेघा अरुण और साक्षी से कहती है, तुम दोनों को यह 108 दिए मंडप के चारों तरफ जलाने होंगे और इनमें शुद्ध देसी घी अपने हाथों से ही करना होगा। दोनों को यह काम साथ करना है। अरुण साक्षी मेघा के बताए अनुसार काम करने लगते हैं। ऐसा करने में उन्हें समय लग रहा था, जबकि बाकी अन्य लोग अपने अलग अलग कामों में लगे हुए थे। लोगों को लग रहा था कि यह पूजा का ही एक हिस्सा है। जिस समय अरुण और साक्षी दीपक जला रहे थे तो कोई कोई दीपक बहुत ही मुश्किल से जल रहा था, जिस वजह से वे काफी परेशान भी हो जाते थे। लेकिन मेघा उन्हें दिलासा देती थी कि परेशान ना हो और उन्हें जलाने की कोशिश करें। तभी माधव मेघा के पास आता है और धीरे से कहता है, क्या आप और मैं भी उनकी मदद कर दें? मेघा गुस्से में माधव को घूरती है और कहती है, तुम इसके बारे में क्या ही जानते हो? माधव कहता है, ओह सॉरी, ये दीपक शायद हस्बैंड वाइफ ही जलाते हैं और आप तो। मेघा माधव को घूरती रहती है तो माधव चुपचाप वहां से हट जाता है। जैसे तैसे करके लगभग 1-1.5 घंटे में वे सारे दीपक जल जाते हैं। दीपक के जलते ही महल के बाहर तेज हवा चलने लगती है। हवा इतनी जोर से चल रही थी कि आवाज अंदर तक आ रही थी। वैसे तो बाहर सूखे पेड़ थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे सूखे पेड़ों की डालियां टूट टूट कर नीचे गिर रही हैं। जब सभी लोग बाहर जाकर देखते हैं तो सच में सूखे पेड़ टूट कर गिरे थे। माधव और अरुण की नजर एक पेड़ पर पड़ती है जो कि जड़ से ही उखड़ जाता है और आसपास की मिट्टी इधर उधर फैल जाती है। वह रेतीली हवा माधव और अन्य लोगों की आंखों में घुसने लगती है। सभी लोग वापस महल में जाते हैं और महल का दरवाजा बंद करते हैं। साक्षी और अरुण के माता पिता घबरा जाते हैं और पंडित जी से पूछते हैं कि आखिर यह क्या हो रहा है। पंडित जी खुद भी हैरान थे। वह अपनी बेटी की तरफ देखते हैं। मेघा कहती है, यह सब कुछ इस आत्मा का किया धरा है। मैंने आपसे पहले ही कहा था, मुझे यह जगह ठीक नहीं लग रही। यह सुनने के बाद वहां मौजूद मेहमानों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी को वो महल अजीब तो लग रहा था। शहर गांव से दूर, आबादी से बिल्कुल परे, सभी लोग महल के अंदर थे। मेघा ने भी सबको चेतावनी दे दी थी कि कोई महल से बाहर न जाए कि तभी उनके कानों में पानी के बहने की तेज आवाज आने लगती है। ऐसा लगता है जैसे नदी का पानी तेजी के साथ बह रहा है, जबकि वह झील का पानी था। पानी की आवाज सुनकर अरुण कहता है, यह आवाज पीछे से आ रही है। इतना कहते ही अरुण, माधव और पंकज महल के पीछे वाली झील के पास जाने के लिए भागते हैं, लेकिन तभी मेघा उन्हें रोकती है और कहती है, नहीं, कोई भी बाहर मत जाना। इसीलिए वे लोग महल के ऊपरी मंजिल पर जाकर झील को देखते हैं तो पाते हैं कि झील का पानी ऊंची ऊंची लहरों के साथ महल की दीवारों से टकरा रहा है। हवा और भी तेज होने लगी थी। सभी लोग महल की खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं, लेकिन हवा की गति इतनी तेज और भारी थी कि खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं। तेज हवा खिड़कियों के जरिए अंदर आने लगती है। मंडप में लगे वो 108 दीपक बुझ जाते हैं और इधर उधर लुढ़कते रहते हैं। हवा की गति बहुत तेज थी। दीवारों और दरवाजों पर लगी मालाएं अपने आप टूट कर गिर जाती हैं और गिरते ही सारे फूल सड़ जाते हैं। मंडप के ठीक ऊपर कांच का एक झूमर था, वह भी जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो जाता है। मैनेजर ने जितनी भी डेकोरेशन करवाई थी वह सब कुछ देर में नष्ट हो जाती है।
वह एलईडी लाइट जिससे महल चमचमा रहा था, वह सभी अपने आप फूट जाते हैं। उस आवाज से सभी लोग डर जाते हैं। तभी जोर से चिल्लाने की आवाज आती है, जैसे कोई गुस्से में दहाड़ रहा हो। ये आवाज सुनकर सभी सहम जाते हैं। जो लगातार आपस में बातें कर रहे थे, सबकी बोलती बंद हो जाती है। मेघा जल्दी से कमरे में जाकर उस तस्वीर को देखती है जो उसने गलियारे में देखी थी। उस तस्वीर में जिस लड़की का चित्र बना है, वह अब मुस्कुरा रही है। यह देखकर मेघा भी हैरान रह जाती है। वह जानना चाहती थी कि आखिर यह कौन है। मेघा अपने गले की एक रुद्राक्ष निकालती है और उस पर मंत्रों का जाप करने लगती है। तभी सभी के कानों में शहनाई की आवाज गूंजती है, जबकि साक्षी और उनकी शादी के लिए शहनाइयां, बैंड बाजे जैसा अभी कुछ भी नहीं आया था। शादी को अभी भी एक दिन बाकी ही था। साक्षी हैरानी से अरुण से कहती है, अरुण, यह तो शहनाई की आवाज है, लेकिन हमने तो अभी शहनाई नहीं बुलाई। अरुण कहता है, सही कह रही हो, यह आवाज कहां से आ रही है? सभी लोगों को वो आवाज महल के मुख्य दरवाजे से आ रही थी, लेकिन कोई भी डर के मारे बाहर नहीं जा रहा था। मेघा हिम्मत करके बरामदे के बाहर झांक कर देखती है तो उसे कुछ भी नजर नहीं आता। अभी भी बस हवाएं चल रही थीं, लेकिन हाँ, आवाज लगातार आ रही थी। मेघा वापस अंदर आने लगती है, लेकिन मेघा के पीछे दुल्हन बनी वो औरत भी उसके पीछे पीछे चल रही थी। मेघा को खुद नहीं पता था कि उसके पीछे कौन आ रहा है, लेकिन जैसे ही वह देखती है कि सब लोग उसके पीछे देख रहे हैं, तो मेघा को थोड़ा शक होता है। सभी को वह औरत दिखाई देती है। ये वही औरत थी जो आकृति और अरुण को दिखाई दी थी। अरुण हैरानी से उस औरत को देख रहा था। सभी लोग मेघा को ना देखकर औरत को हैरानी से देख रहे थे। तब मेघा को एहसास होता है, क्या मुझ में कुछ अजीब है या मेरे पीछे अजीब है? इसलिए मेघा भी पलटकर देखती है तो पाती है कि यह तो कोई औरत है। मेघा खुद घबरा जाती है, ऐसे जैसे उसे झटका लगा हो। मेघा हैरानी से कहती है, तुम कौन हो और अंदर कैसे आई? घूंघट उड़े वो औरत हंसने लगती है और हंसती ही रहती है। धीरे धीरे उसकी हंसी विकराल रूप धारण कर लेती है। मेघा गुस्से में पूछती है, बताओ कौन हो तुम? मेघा समझ चुकी थी कि यह वही आत्मा है जिससे वह कांटेक्ट करना चाह रही थी। तभी हवा के झोंके से उस दुल्हन का घूंघट ऊपर उठ जाता है और उसका चेहरा देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं। आंखें लाल थीं, चेहरा पूरा सफेद और बाल उलझे हुए थे। धीरे धीरे सभी लोग देखते हैं कि उस औरत का कद लंबा होता जा रहा है। सभी समझ चुके थे कि ये कोई भूतनी है। लोग इतना घबरा गए थे कि इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन दुल्हन बनी वह औरत किसी से कोई मतलब नहीं रखती। उसकी नजर केवल साक्षी और अरुण पर थी। वह एक नजर साक्षी को देखती तो दूसरी नजर अरुण को देखती है। मेघा भी ये बात नोट करती है तो उस औरत से कहती है, बता कौन है तू? इस महल में कैसे आई? चली जा यहां से। वह औरत गुस्से में कहती है, मैं नहीं जाऊंगी, तुम लोग जाओगे। यह मेरा महल है, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? यहाँ सिर्फ मेरा विवाह होगा, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। इतना कहकर वो औरत साक्षी की तरफ देखकर हंसने लगती है। मेघा मन ही मन कुछ मंत्र पढ़ रही थी, लेकिन उन मंत्रों का कोई भी फायदा नहीं हो रहा था। औरत हंसते हंसते साक्षी की तरफ जा रही थी। अचानक वह साक्षी के अंदर समा गई। साक्षी बुत बने खड़ी थी। जैसे ही वह औरत साक्षी के अंदर समाई, साक्षी बेहोश हो गई। अचानक महल का सारा सामान अपने आप हिलने लगा। अग्निकुंड में रखी सारी सामग्री से आग अपने आप जलने लगी। शहनाइयां एक बार फिर तेजी के साथ गूंजने लगी। सभी लोग साक्षी को उठाने की कोशिश करने लगी। उसके मुंह पर पानी छिड़का गया, लेकिन वह तब भी नहीं उठी। तब मेघा उसके करीब आई और उसने साक्षी के माथे पर हाथ रखकर कुछ मंत्र पढ़े। अचानक साक्षी ने झटके से आंख खोली। उसकी आंखें थोड़ी अजीब लग रही थीं। उसका शरीर बिल्कुल गर्म था। हाथ की नसें काली पड़ गई थीं। मेघा को यह काफी असामान्य लग रहा था। साक्षी उठी और बोली, अरुण चलो, हमें देर नहीं करनी चाहिए, हमें शादी कर लेनी चाहिए। साक्षी उठी और अरुण का हाथ पकड़कर मंडप की तरफ जाने लगी। साक्षी की चाल भी बदल चुकी थी। साक्षी की मां भागकर उसके पास गई और उसका हाथ पकड़कर बोली, बेटा ये क्या कर रही हो? अभी मुहूर्त शुरू नहीं हुआ है। साक्षी ने गुस्से से अपनी मां की तरफ देखा और उन्हें धक्का देकर दूर फेंक दिया। अब सब समझ चुके थे कि यह साक्षी नहीं बल्कि वही औरत है जो कुछ देर पहले दुल्हन के लिबास में यहां खड़ी थी। मेघा जोर से चिल्लाई, साक्षी रुक जाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकती। अब अरुण भी घबरा रहा था। अरुण साक्षी के साथ नहीं जाना चाह रहा था, लेकिन साक्षी ने अरुण का हाथ मजबूती से पकड़ रखा था और अरुण के पैर भी अपने आप ही चल रहे थे। साक्षी ने गुस्से में अरुण को मंडप में पटक दिया। अरुण साक्षी का ये रूप देखकर घबरा रहा था। वह धीरे धीरे उठा और वहां से जाने लगा, लेकिन तभी साक्षी एक अलग आवाज में बोली, तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम मेरे पति हो और आज तुम्हारा और मेरा विवाह है। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तुम पहले भी मुझे छोड़कर चले गए थे। इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अरुण अपने परिवार वालों की तरफ देख रहा था। साक्षी जब यह देखती है कि अरुण बार बार अपने परिवार की तरफ देख रहा है, तो वह अपनी अदृश्य शक्तियों के सहारे उसके परिवार वालों को नुकसान पहुंचाने लगती है। अरुण और साक्षी के माँ बाप हवा में उछलते हुए महल की ऊंची ऊंची दीवारों से जा टकराते हैं, जिससे उन्हें काफी चोट लगती है। यह सब देखकर महल में बचे कुचे मेहमान भी तेजी के साथ बाहर भागते हैं। वे लोग एक मिनट भी उस महल में नहीं रुकते और कुछ ही देर में पूरा महल खाली हो जाता है।
जो लोग खुशियों में शामिल होने आए थे वह दुख के समय सबका साथ छोड़कर चले गए थे। लेकिन मेघा और उसके पिताजी किशनलाल अभी भी वहीं थे। मेघा साक्षी को चेतावनी देता है, साक्षी, तुम्हें ये सब कुछ रोकना होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। साक्षी जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी, तुम्हें जो करना है कर लो, मुझे आज तक कोई नहीं रोक पाया और ना रोक पाएगा। साक्षी और अरुण के माँ बाप घायल अवस्था में एक जगह पड़े थे। किशनलाल उन्हें संभाल रहा था। माधव और पंकज को भी हल्की हल्की चोटें लगी थी, वह भी घायल थे। मेघा जोर जोर से गायत्री मंत्रों का जाप करते हुए मंडप में जाती है। अग्निकुंड के पास शुद्ध और अभिमंत्रित देसी घी रखा था। साक्षी मेघा को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेघा पर कोई असर नहीं हो रहा था, क्योंकि मेघा ने गायत्री मंत्र का जाप जारी रखा था। वह मंत्र पढ़ते पढ़ते ही उस देसी घी को अग्निकुंड में डाल देती है और फिर भगवान से प्रार्थना करती है कि साक्षी के अंदर जो कोई भी आत्मा है उस आत्मा को इसके शरीर से निकाल दो। जैसे ही अग्निकुंड में घी पड़ता है वैसे ही एक सुगंध के साथ धुआं पूरे महल में फैल जाता है। कुछ ही देर में सब कुछ किसी कोहरे की तरह हो जाता है। किसी को भी कुछ दिखाई नहीं देता, चारों तरफ सुगंध ही सुगंध थी। फिर कुछ ही देर में धीरे धीरे वह धुआं छंटने लगता है और सब कुछ साफ हो जाता है। वे लोग देखते हैं कि साक्षी मंडप के पास जमीन पर बेहोश पड़ी है। मेघा साक्षी को उठाती है, उसे पानी पिलाती है। अरुण को भी साक्षी की चिंता थी, वह साक्षी का हाथ पकड़कर रोने लगता है। साक्षी अरुण से कहती है, अरुण चलो हम यहाँ से चलते हैं, हमें नहीं करनी कोई डेस्टिनेशन वेडिंग, हम अपने शहर के मंदिर में ही शादी करेंगे। साक्षी के ऐसा कहने पर ही फिजा में एक चिल्लाने की आवाज गूंजती है, नहीं, तुम कहीं नहीं जा सकते, तुम यह महल छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। अगर साक्षी और अरुण यहाँ से गए तो मैं दोनों को जान से मार दूंगी। अचानक महल की दीवारें चटकने लगती हैं, उनसे खून रिसने लगता है, दीवारों से रोने की आवाज आने लगती है। सभी लोग डर जाते हैं। मेघा एक बार फिर मंत्रों का जाप जारी करती है। जोर जोर से सारे महल में मंत्र गूंजते हैं। महल का मैनेजर, जो कि घायल अवस्था में एक कोने में पड़ा था, मेघा और अरुण उसे संभालते हैं। जब चंदन थोड़ा ठीक होता है तो मेघा गुस्से में चंदन से पूछती है, अब तुम्हारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए सच सच बता दो कि आखिर यह सब क्या है इस महल का राज। चंदन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह घबराते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो मैडम, मुझे नहीं पता था कि यहाँ इतना सब कुछ हो जाएगा। मुझे तो लगा कि उस रानी की कहानी एक अफवाह है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। अरुण ने हैरानी से पूछा, किस रानी की कहानी? चंदन ने कहा, मैं ज्यादा कुछ तो नहीं जानता, लेकिन मैंने बस इतना सुना है कि यह महल रानी विलासा का था। वह अपने पिता की इकलौती वारिस थी। उनके हिस्से में आसपास के 20 गांव थे और सभी भरे पूरे थे। कहा जाता है कि रानी विलासा थोड़ी घमंडी थी। वह अपने से नीचे किसी भी व्यक्ति से मिलती तो उसको बेइज्जत करती थी और यह बात सभी जानते थे, इसलिए लोग उनसे मिलते हुए बचते थे। विलासा की घमंडी प्रकृति के कारण कोई उनसे विवाह करने के लिए भी तैयार नहीं था। राजा सत्येंद्र ने कई जगह रानी विलासा का रिश्ता देखा। कहीं थोड़ी बहुत बात बनती भी तो कोई ना कोई व्यक्ति राजकुमारी विलासा के व्यक्तित्व के बारे में भी बता देता। ऐसे में लोग पीछे हट जाते। धीरे धीरे राजकुमारी विलासा की उम्र भी बढ़ती जा रही थी, उनकी इच्छाएं भी बढ़ती जा रही थी। आखिर वह भी एक लड़की थी। इसके साथ ही चिड़चिड़ापन भी बढ़ रहा था। कभी कभी तो गांव वाले ही राजकुमारी विलासा को तौहीन में उन्हें बड़ी उम्र की औरत कहकर चढ़ा देते थे, जिसके बाद वह उसे बहुत बुरी सजा भी देती थी। लेकिन यह सब करने से भला क्या होता, वह शादी करना चाहती थी। एक बार राजा सत्येंद्र रियासत में घूमने निकले थे, तब उनकी नजर एक मामूली से लड़के मुसाफिर जगन सिंह पर पड़ी। वह बहुत ही दयावान था और कुछ जानवरों को बावड़ी से पानी पिला रहा था। राजा ने सोचा कि ये एक मुसाफिर भी है, इसे मेरी बेटी के व्यवहार के बारे में कुछ पता भी नहीं होगा, कल को हमारी रियासत भी संभाल सकता है, देखने में भी बहुत बलवान और सुंदर है। साथ ही उन्होंने यह भी सोचा कि उनकी पुत्री से किसी भी राजा का बेटा विवाह करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि लगभग हर जगह यह बात फैल चुकी है कि सत्येंद्र की बेटी राजकुमारी विलासा बेहद गुस्सैल और घमंडी लड़की है। इसीलिए राजा सत्येंद्र ने उस मुसाफिर से बात की और उसके सामने अपनी बेटी से शादी का प्रस्ताव रखा। कुछ देर के लिए जगन सिंह के दिमाग में आया भी कि आखिर राजा मुझे अपनी बेटी की शादी को क्यों कह रहा है, लेकिन उस समय वह मुसाफिर सत्येंद्र के बारे में या उसकी बेटी के बारे में कुछ नहीं जानता था। उसे अपने घर के हालातों के बारे में भी पता था, इसीलिए उसने सत्येंद्र की बेटी विलासा से शादी के लिए हामी भर दी। राजा ने जगन सिंह को अपने इसी महल में रखा और लोगों से मिलने जुलने नहीं दिया, लेकिन कैसे न कैसे करके जगन को यह पता चल गया कि रानी राजकुमारी विलासा से शादी करना सही नहीं है। साथ ही साथ विलासा ने जगन के सामने यह शर्त रखी कि वह कभी भी अपने घर वापस नहीं जाएगा। भला ऐसे में कोई राजकुमारी से शादी कैसे करता? जगन सिंह ने महल से भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन सिपाहियों का पहरा हर जगह लगा हुआ था। अंत में शादी वाला दिन भी आया। जगन विलासा के साथ शादी नहीं करना चाहता था, इसीलिए वह किसी भी तरह शादी वाले दिन ही सही, लेकिन इस जगह को छोड़कर जाना चाहता था।
महल के लोग जगन सिंह को एक रस्म के लिए पास के मंदिर लेकर जा रहे थे। उसी समय मौका पाकर जगन भाग गया। विवाह भी उसी दिन होने वाला था। सारी तैयारी हो गई थी। महल में नाच गाने हो रहे थे। विलासा भी बहुत खुश थी, लेकिन जैसे ही उसे यह खबर मिली कि जगन सिंह विवाह से बचने के लिए भाग गया, तब पूरे महल में कोहराम मच गया। सत्येंद्र के लोगों और सिपाहियों ने जगन सिंह को हर जगह ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। इस दुख में विलासा ने महल के पीछे बनी झील में कूदकर अपनी जान दे दी। उस समय किसी को भी नहीं पता था कि विलासा दुख में है और वह अपनी जान भी ले सकती है, क्योंकि सभी लोग जगन सिंह को ढूंढने में लगे थे। अकेला मौका पाकर विलासा ने आत्महत्या कर ली। सत्येंद्र अपनी बेटी के मौत से काफी दुखी थे। आखिर उनका सब कुछ विलासा ही थी। वे भी कुछ ही समय तक जिंदा रहे। उसके बाद इस रियासत पर कई लोगों ने कब्जा किया, लेकिन जो कोई भी यहाँ अपने बेटे या बेटी की शादी करता है, उनकी शादी नहीं हो पाती, बल्कि एक अभिशाप बन जाती है। लड़का या लड़की दोनों में से किसी की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि विलासा की आत्मा उस लड़की के शरीर में घुसकर दूल्हे के साथ विवाह करना चाहती है। विलासा दुल्हन के जोड़े में थी जिस समय उसने आत्महत्या की थी। वह बस अपने दूल्हे को पाना चाहती है, फिर चाहे वह कोई भी हो। मेघा गुस्से में कहती है, यह तुम्हें कहानी लग रही थी? चंदन कहता है, हाँ मैडम, भला भूत प्रेत कहाँ होते हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे सच में यह सब देखने को मिलेगा। अरुण मेघा से कहता है, अब यह सब छोड़ो और यह बताओ कि हम इस मुसीबत से कैसे बाहर निकल सकते हैं। हमें इस महल से बाहर निकलना होगा। मेघा कहती है, तुम लोग इस महल से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि तुम दूल्हा दुल्हन हो। विलासा ने साफ कह दिया कि वह तुम्हें यहां से कहीं जाने नहीं दे सकती। वह तुमसे विवाह रचाकर ही रहेगी। हमें किसी भी तरह तुम्हारी और साक्षी की शादी यहीं इसी मंडप में करनी होगी, ताकि विलासा हार जाए। लेकिन यह इतना आसान नहीं है। मुझे थोड़ा समय चाहिए। मेघा अपने पिताजी से बात करती है। वे दोनों एक विशेष प्रकार की पूजा करते हैं और इस समस्या का समाधान निकालते हैं। मेघा और उसके पिताजी एक अभिमंत्रित जयमाला और सिंदूर का निर्माण करते हैं, जो कि विलासा की पहुंच से दूर हो। फिर वह मंडप को कीलीत करते हैं, ताकि विलासा की आत्मा इस मंडप में घुस न पाए और इन दोनों के विवाह को न रोक पाए। मेघा और किशनलाल उस मंडप में बैठकर साक्षी और अरुण के साथ एक यज्ञ भी करते हैं, ताकि उन दोनों को विलासा की आत्मा से बचाया जा सके। लेकिन जिस समय वो यज्ञ कर रहे थे, उस समय अग्निकुंड की अग्नि बार बार बुझ रही थी। कहीं से चिल्लाने की आवाज आती तो कहीं से रोने की आवाज आती, लेकिन मेघा और किशनलाल हार नहीं मानते। वे अपने यज्ञ को पूरा करते हैं। इसके बाद मेघा अभिमंत्रित कलावे को सिंदूर और हल्दी में डुबोकर अरुण और साक्षी की कमर पर बांध देती है। मेघा वो अभिमंत्रित कलावे न केवल अरुण साक्षी को बांधती है, बल्कि वहां मौजूद उनके परिवार के लोगों को भी बांधती है। किशनलाल अरुण से कहते हैं, विवाह के मुहूर्त का समय हो गया है। हमें इस मुहूर्त को हाथ से निकलने नहीं देना चाहिए। एक तो यह शुभ मुहूर्त है, ऊपर से हमने सभी तैयारियां कर ली हैं। अरुण कहता है, आप बेफिक्र रहिए पंडित जी, हम उस विलासा को अपनी शादी में विघ्न बिल्कुल भी नहीं डालने देंगे। पंडित जी विवाह की रस्में शुरू करते हैं। मंडप में चारों तरफ पीले रंग का एक कपड़ा बांध दिया जाता है, ताकि विलासा की आत्मा मंडप के अंदर ना आ सके। लेकिन जैसे ही विवाह की प्रक्रिया शुरू होती है, विलासा की आत्मा महल में प्रवेश करती है। वह महल के पिछले दरवाजे से ही अंदर आई थी। उसका भयानक रूप देखकर पंडित किशनलाल भी घबरा गए थे। वह कंप कपाते होठों से मंत्र पढ़ने लगे थे, लेकिन उनकी बेटी मेघा उनका हौसला बढ़ा रही थी। विलासा ने मंडप के अंदर आने की कोशिश की, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम हो गई। उसने चिल्लाकर कहा, यह विवाह यहीं रोक दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन किशनलाल अपना काम करते गए। विलासा ने अपनी अदृश्य शक्तियों से उस महल को तोड़ना शुरू कर दिया, ताकि सभी लोग डरकर वो मंडप छोड़कर भाग जाएं। महल की दीवारों में दरार आने लगी। धीरे धीरे महल की छत गिरने लगी। झील का सारा पानी सैलाब की तरह महल के अंदर आने लगा। इन सब से अरुण और साक्षी के घर वाले काफी डर गए, लेकिन मेघा ने सभी को हिदायत दी थी कि कोई भी इस मंडप के बाहर मत जाना। विलासा की आत्मा विलाप कर रही थी। उसकी लाख कोशिश करने के बाद सभी ने हिम्मत से काम लिया और उस मंडप में ही खड़े रहे, लेकिन विलासा की कितनी भी शक्तियां मंडप के अंदर काम नहीं कर पाई। साक्षी और अरुण ने एक दूसरे को अभिमंत्रित जयमाला पहनाई। अरुण ने अभिमंत्रित सिंदूर ही साक्षी के मांग में भरा, जिसे देखकर विलासा बुरी तरह चिल्ला रही थी। विलासा की आवाज इतनी तेज थी कि कभी कभी मंत्रों की आवाज साक्षी और अरुण के कानों में भी नहीं जा रही थी, लेकिन फिर भी किशनलाल अपनी पूरी ताकत से तेज आवाज के साथ मंत्रों का उच्चारण कर रहा था। दोनों के साथ फेरे होते हैं। जैसे ही अरुण साक्षी के गले में मंगलसूत्र डालता है, वैसे ही विलासा बुरी तरह से टूट जाती है। उसका शरीर धुआं होकर चिल्लाता हुआ महल से बाहर चला जाता है। वह पूरी तरह से टूटकर बिखर चुकी थी। वहां केवल वह मंडप ही रह गया था, जो बिल्कुल सही सलामत था। वो गूंजती हवाएं शांत हो जाती हैं। पानी का सैलाब अपने आप रुक जाता है। सूरज की किरणें महल के मंडप में आने लगती हैं। धीरे धीरे महल के हर कोने से अलग अलग व्यक्तियों की आत्माएं, जिनमें सभी के सभी लड़के थे, इधर उधर टहलने लगते हैं।
दरअसल ये वही लड़के थे जिन्हें विलासा ने अपना शिकार बनाया था। वह दुल्हन के शरीर में प्रवेश करके दूल्हे से शादी कर लेती थी और उसे अपनी दुनिया में ले जाती थी। धीरे धीरे सभी आत्माएं मंडप में जल रहे अग्निकुंड में समाती जाती हैं और उन्हें भी मुक्ति मिल जाती है। साक्षी और अरुण की शादी पूरे विधि विधान के साथ ठीक से हो गई थी। वे लोग मंडप से बाहर निकलते हैं और एक दर्दनाक याद लेकर वापस मध्य प्रदेश चले जाते हैं। तो बड़े बुजुर्ग सही कहते हैं कि जब भी कोई नई जगह पर, और खास करके राजस्थान के इलाके की मैं बात करूं, तो मैं खुद राजस्थान का रहने वाला हूं और यहां पर तो ऐसे वीरान खंडहर, हवेलियों और महल काफी ज्यादा आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन उनमें इंटर करने से पहले एक बार मेरी यह स्टोरी को याद कर लेना, क्योंकि यह स्टोरी एकदम हकीकत घटना पर बेस्ड है और मैं पहले भी आपको कई बार राजस्थान से जुड़ी हुई हॉरर घटनाओं को सुना चुका हूं और आगे भी यह सिलसिला चालू रहेगा। Thanks for watching.